मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गाइस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होता है। इस टॉपिक का मतलब क्या है इसको समझते हैं गाइज। ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट बोर्ड के एग्जाम में जनरली 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बन जाता है और साथ ही साथ इंजीनियरिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं गाइज। और एक बात, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है सारे इंजीनियरिंग कंपटीशन एग्जाम में तो आते ही हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं लेक्चर नंबर 2 मतलब पार्ट 2। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो बच्चे उसको नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को बिना वक्त को गवाए हुए। तो बच्चे हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ होता है तब इसको रोटेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स देता है। अब वो फोर्स कैसे लगता है इसको हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। एक बार क्विक में उसको रिवाइज करते हैं हम लोग। देखिए गाइस, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा। देखते हैं कैसे। हम लोग सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है प्लस क्यू टू माइनस क्यू। मतलब ये प्लस क्यू से निकल के ऐसे जाएगा, क्योंकि यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब ये ऐसे जाएगा। अगर ये ऐसे जा रहा है इसका मतलब ये जो डाइपोल है वो इस तरह से जो झुका हुआ है थोड़ा सा तिरछा गिर जाएगा, इधर खिंचाएगा तो और गिरेगा। और एक चीज और हम जानते हैं कि मान लीजिए किसी डंडे को कोई सीधा है तो इसको हम ऐसे तिरछा अगर करेंगे तो ये पोजीशन अगर आगे बढ़ेगा तो ये भी इधर आगे बढ़ेगा इस डायरेक्शन में। और इस कारण से ये जो डाइपोल है वो रोटेट करने लगेगा। मतलब एक फोर्स अगर प्लस क्यू की तरफ लग रहा है तो एक माइनस क्यू की तरफ लगेगा और ये डाइपोल रोटेट करने लगेगा। और हम लोग सब जानते हैं कि किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए जो फोर्स चाहिए उसे हम कहते हैं टॉर्क। और टॉर्क का एक्सप्रेशन हम पिछले लेक्चर में निकाल चुके थे गाइस। अब टॉर्क के कारण डाइपोल रोटेट करने लगा। अब डाइपोल जब रोटेट करने लगा तो याद कीजिए हम क्लास 11th में पढ़ाए थे कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ता है, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और वो स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़े, डिस्प्लेसमेंट हो उसमें, मतलब बॉडी में फोर्स लगा और उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम लोग कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। लेकिन जब कोई बॉडी सर्कुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ता है तो यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। पिछले लेक्चर में बताएं तो यहाँ फोर्स के जगह पर टॉर्क लग रहा है। और जब कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जब कोई बॉडी सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर डायरेक्शन में रोटेट करे तब उस पर लगेगा टॉर्क और उस पर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ता है और अगर उस पर फोर्स लगता है, उस पर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम लोग कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। और यहाँ पर भी बॉडी पर फोर्स के जगह टॉर्क लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट के जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब इस केस में भी वर्क डन होगा। और एक चीज़ और, हम लोग सब जानते हैं क्लास 11th में इस चीज़ को पढ़ाए थे हम कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है एनर्जी। मतलब यहाँ पर जो डाइपोल में वर्क डन होगा वही इसके एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा और इसी एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका एक्सप्रेशन अभी हमको निकालना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी।
इसमें इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, और इसका डाइपोल लेंथ है 12, और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं 90 डिग्री का, इधर थीटा एंगल आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं गाइज। देखिए, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। जिस तरह की फिगर में आपको दिखाएं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। लेट देखिए, ए बी बराबर यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल है, 12 यहाँ डाइपोल लेंथ है, थीटा क्या था? थीटा इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल था, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी देखिए, हमने आपको समझाया कि अगर डाइपोल रोटेट करेगा तो उस पर क्या जनरेट होगा? टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ वी नो, हम लोग जानते हैं कि टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय टाउ बराबर पीई साइन थीटा। हम पिछले लेक्चर में इसको कंप्लीट कर चुके थे। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए गाइस, यहां पर हमको निकालना क्या है? वर्क डन। अगर हम वर्क डन निकाल देंगे तो हम लोग जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। तो वर्क डन निकाल के उसको एनर्जी से इक्वेट कर देंगे। और वर्क निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। और यहां पर फोर्स चाहिए और देखिए, वर्क निकालने के लिए फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। और यहाँ पर गाइस, फोर्स के जगह तो हमारा टॉर्क है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो मेरा टॉर्क निकला, जो अभी हम टाउ बराबर निकाले पीई साइन थीटा, इसको अगर हम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, मतलब थीटा से, तो हमारा वर्क डन निकल जाएगा। क्योंकि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स की जगह टॉर्क है और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन गाइस, यहां पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूव कर रहा है, अगर हम उसको अचानक से 360 डिग्री रोटेट कर दें तो ये बहुत ही बड़ा वर्क डन हो जाएगा, जो हम एक बार में अचानक से निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग छोटा छोटा वर्क डन निकालेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, मतलब छोटा छोटा कैलकुलस का यूज करके। मतलब कहने का मतलब है, जब मेरे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टाउ फोर्स लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, जो यहाँ फोर्स का काम कर रहा है, और यहाँ पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो रहा है। मतलब जब फोर्स मेरा टाउ लग रहा है और कंप्लीट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो रहा है, तब हमने निकाला वर्क डन। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि जब मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है थीटा, तो वर्क डन हो रहा है डब्लू। हम क्या करेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मानेंगे डी थीटा, मतलब छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए वर्क डन हो जाएगा डी डब्लू, छोटा सा वर्क डन। मतलब हम लोग सबसे पहले छोटा सा वर्क डन निकालेंगे और इसको फाइनली हम लोग बड़ा कर देंगे। अब एक चीज़ बताइए, छोटी चीज़ को बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है? बताइए, वीडियो पे आज कीजिए, सोचिए, बताइए। हाँ, उसे कहा जाता है इंटीग्रेशन। मतलब यहां पर इस छोटे से वर्क डन से हम कंप्लीट निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब सबसे पहले हम छोटा सा वर्क डन निकालेंगे और छोटा सा वर्क डन निकालने के बाद हम लोग पूरा वर्क डन निकालने के लिए इस टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए गाइस, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल अप टू स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा इज गिवन बाय। छोटा सा वर्क डन के लिए जो छोटा सा वर्क डन होगा छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, उसका फॉर्मूला होगा डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा। तो देखिए बच्चे, इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि वर्क डन बराबर होता है टाउ थीटा, अभी समझाए थे। तो डी डब्ल्यू बराबर होगा टाउ डी थीटा, मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बड़ा वर्क डन, बड़ा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा वर्क डन, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 1 ऊपर मान चुके हैं। ये देखिएगा, इस इक्वेशन नंबर 1 हम इसको मान चुके हैं। एक मिनट बच्चे, कोई नए बच्चे अगर देखना चाहते हैं तो ये देखिए, हम प्रीवियस लेक्चर में टॉर्क का फॉर्मूला निकाले थे, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो जो बच्चे नए देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और बाकायदा इसकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट करवा दी जा चुकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th के नाम से। आप उसको जाकर के देख सकते हैं गाइस। अब अगर हम बात करें बच्चे, इस टॉर्क के जगह पी साइन थीटा रखें, अभी हम आपको जो दिखाएं, जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए थे, और डी थीटा की जगह डी थीटा रखे, तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू पी साइन थीटा डी थीटा।
अब छोटा सा काम हो गया, मेरा छोटा सा वर्क डन निकल गया। अब कंप्लीट वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी तुरंत बताए थे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए बच्चे, नाउ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2 इज गिवन बाय। मान के चलते हैं कि जो डाइपोल है वो स्टार्टिंग में θ1 एंगल में झुका हुआ था। मान लीजिए इसको और ज्यादा इधर झुका के हमको करना है θ2 एंगल। तो θ1 से θ2 जाने के लिए हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा, मतलब फोर्स, और जिस कारण से यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देख रहे हैं θ1 ज़्यादा एंगल था, θ2 कम एंगल है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो पूरी θ1 से θ2 जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये हम निकालेंगे। और θ1 और 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, कितना भी हो सकता है। तो देखिए बच्चे, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इक्वल टू है PE साइन थीटा डी थीटा। अगर इसको हमें कंप्लीट वर्क डन निकालना है, मतलब बड़ा वर्क डन निकालना है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये आप मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे इसको। और जो बच्चे मैथमेटिक्स के नहीं हैं, बायोलॉजी के हैं, नीचे कमेंट करिए। बायो आपके लिए बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का भी लेक्चर लेकर के आएंगे संडे को। तो देखिए बच्चे, जब मेरा डाइपोल स्टार्टिंग में मान लीजिए θ1 एंगल पर झुका हुआ था, उस वक्त वर्क डन हुआ 0। जब इस डाइपोल को θ1 से रोटेट करते हुए θ2 में ले गए, तब मान लीजिए वर्क डन हुआ W। अब चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चे, स्टार्टिंग में वर्क डन 0, तो एंगल था θ1। जब उसको रोटेट करके हम ले गए θ2 पर, तब हो गया वर्क डन मेरा W। इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। ये लिमिट डिफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट है। चलते हैं गाइस आगे। अब एक दो चीज बच्चे जो आपको याद रखना है, मैथ्स वाले तो पढ़े ही होंगे, मैथ्स के लेक्चर में जो सर पढ़ाए थे, जो नहीं पढ़े हैं अभी तक आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसके लिए भी लेक्चर लेकर के आएंगे। तो देखिएगा गाइस, आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि dw का इंटीग्रेशन होता है W। उसके बाद साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। एक बात और ध्यान रखने लायक, जैसे dw है, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है W। इसका प्रोसेस होता है, dw का तो इंटीग्रेशन होता है W, हम लोग जानते हैं। अब लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट W है। हम लोग क्या करेंगे कि अपर लिमिट में लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो आएगा वो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा। अब देखिए बच्चे, यहां पर P जो है वो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है, बहुत बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है। देखिए बच्चे, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए क्योंकि पूरा एक एक टर्म को हम एक्सप्लेन करके चलते हैं। अगर मैं चाहता तो इस पूरे वीडियो को 3 मिनट में ख़त्म कर सकता था, ऐसे से हुआ तुरंत आ गया, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन करके छोड़ देता। तो क्या होता, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं बन पाती। और पता है ना, फिजिक्स है, फिजिक्स सब कुछ समझने पर डिपेंड करता है। अब जितना समझोगे उसके लिए फिजिक्स सबसे अच्छा है समझने वाले स्टूडेंट्स के लिए। और एक बार आप मेरे लेक्चर में गो थ्रू हो जाइए, आपको सब कुछ समझ में आएगा बच्चे। एक चीज़ और, अब समझते हैं, बिना फिलॉसफी नहीं देंगे, साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन निकालने का तरीका क्या है ये समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बोले कि P कॉमन है, तो बहुत बच्चे के माइंड में क्वेश्चन उठता होगा कि मास्टर इसको कैसे बोल रहा है भाई कि P जो है वो कॉमन है। समझ रहे बात को, मन में भी बहुतों को बहुत कोई गाली भी देते होंगे। चलिए देखते हैं आगे के बाद, इसके बाद गाली नहीं दीजिएगा, आपको नियम समझाते हैं। देखिए बच्चे, मान लीजिए यहां पर x dx, अब x के पावर में कुछ भी हो, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो, मतलब x का टर्म यहां है, यहां भी dx है। अब एक चीज समझिए, d के साथ कौन सा टर्म है x, और इसके पीछे कौन सा टर्म है x।
तो ध्यान से सुनिए, जो टर्म डी के साथ रहेगा वही टर्म अगर पीछे रहे तो ये कांस्टेंट नहीं होगा। तो कांस्टेंट कौन होगा समझते हैं। तो देखिए बच्चे, मान के चलते हैं 3z² y x² dx। अब d के साथ कौन सा टर्म है x, पीछे x का कौन सा टर्म है x²। इसके अलावा अजनबी कौन कौन दिख रहा है 3z² y। मतलब जो टर्म d के साथ है वही अगर पीछे होगा तो वो कांस्टेंट नहीं होगा। इसके अलावा इस टर्म के अलावा कोई दूसरा टर्म अगर पीछे रहे तो ये सारा का सारा टर्म क्या हो जाएगा कांस्टेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझिएगा, 3x y z⁴ dz। अब d के साथ कौन सा टर्म है z, अब पीछे z का कौन सा टर्म है z⁴, तो ये टर्म कांस्टेंट नहीं है। इसके अलावा अजनबी कौन दिख रहा है 3xy, तो ये पूरा 3xy क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। आई होप अब आप समझ गए गाइस, अब गाली नहीं दीजिएगा, है ना। तो देखिए बच्चे, यहाँ p जो है कांस्टेंट है क्योंकि d के साथ थीटा है। अब पीछे का टर्म है साइन थीटा, तो साइन थीटा जो है एक ही जाति का नजर आ रहा है थीटा थीटा, तो इसलिए ये जो है कांस्टेंट नहीं होगा। इसके पीछे जो p है ये कांस्टेंट होगा। आगे चलते हैं। हम लोग जानते हैं dw का इंटीग्रेशन होता है w और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा। तो देखिए बच्चे, dw का इंटीग्रेशन हुआ w, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट w, p कांस्टेंट था बाहर निकाल दिए। साइन थीटा का अभी हम लोग इंटीग्रेशन नहीं किए हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। एक स्टेप में कांस्टेंट निकाले, उसके नीचे स्टेप में करेंगे। अब यहां देखिए, हमने नियम बताया था कि जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। यहाँ w हो गया अपर लिमिट माइनस 0 लोअर लिमिट इज इक्वल टू p के जगह p, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, यहाँ θ1 θ2। अब देखिए बच्चे, w माइनस 0 होता है w, और इस माइनस को अगर हम बाहर निकालेंगे तो माइनस pe कॉस थीटा, θ1 से θ2। अब देखिए गाइस, w माइनस 0 तो w आ गया, माइनस p आ गया। अब एक चीज हम क्या कहते थे कि ये टर्म को सॉल्व करने के बाद पहले इसकी जगह बैठाएंगे अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर इस टर्म के जगह बैठाएंगे लोअर लिमिट, और जो कैलकुलेट करके आएगा वही हमारा रिजल्टेंट वैल्यू होगा। तो माइनस p के जगह p बैठाएं, और यहां पर देखिएगा, इस देखिए थीटा के जगह पहले अपर लिमिट बैठाएं θ2 और बीच में माइनस का साइन, फिर यहां थीटा के जगह बैठाएं θ1, मतलब cos θ2 माइनस cos θ1, और माइनस p तो था ही। अब देखिए गाइस, w इज इक्वल टू माइनस को अगर हम अंदर लेके जाएं तो p cos θ1 वाला माइनस वाला टर्म माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस मतलब cos θ2 वाला टर्म माइनस में हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस मतलब cos θ1 प्लस में हो जाएगा। मतलब ओवरऑल हमारा बनेगा w इज इक्वल टू p cos θ1 माइनस cos θ2। अब ये हमारा वर्क डन निकल गया। क्लास 11 में हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर गाइस, और वर्क एनर्जी पावर में हमने आपको पढ़ाया था कि वर्क डन जो है वो एनर्जी के बराबर होता है। मतलब यहाँ जो हमने वर्क डन निकाला वो हो जाएगा एनर्जी के बराबर। तो देखिए बच्चे, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। और एक बात, कोई बच्चे बोल रहे हैं सर नोट्स बनाने में थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रहा है। तो देखो बच्चे, दिक्कत जिस बंदे को नोट्स चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और हम सोच रहे हैं एक व्हाट्सअप का ग्रुप बना देते हैं, लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। लेकिन उस वीडियोस में, उस व्हाट्सअप के ग्रुप में बेसिकली सारा लेक्चर वाइज आपको नोट्स पहुंच जाएगा गाइस। तो जो बच्चे बनना चाहते हैं पार्ट बनाइए। और एक बच्चे ने, मतलब बहुत सारे बच्चे ने रिकमेंडेशन दिया कि सर आपने जो बोला न्यूमेरिकल वाला संडे वाला उसको कैरी ऑन किया जाए। तो हर संडे को हम न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट आपका लेकर के आएंगे। जितना टॉपिक हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं वो सारे का न्यूमेरिकल आपको मिलता चला जाएगा गाइस। तो देखिए यहाँ पर ये जो वर्क डन है ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया।
और हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो U इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। एक चीज और याद आया, एक बच्चे का एक कंफ्यूजन था पिछले लेक्चर में, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने निकाला था जनरल पोजीशन में। अभी तक बच्चे अगर हम बात करें, इस चैप्टर में हम लोग कैरी ऑन कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो आपने अभी देखा डाइपोल में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, जनरल, सारे पोजीशन पर कंप्लीट करवा चुका है हम लोग। अप्रॉक्स 15 लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है और आधा चैप्टर लगभग साफ हो चुका है। थोड़ा बड़ा यूनिट है, 8 मार्क्स का यूनिट है ये, और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल इसमें ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा हम टाइम ले रहे हैं इसमें। तो बच्चे जो उस दिन का लेक्चर जहाँ पर आपको डाउट हुआ था, वहाँ से आज हम लोग चलते हैं। हम लोग जनरल पॉइंट का जो निकाले थे वो निकाले थे बच्चे, E इज इक्वल टू ई स्क्वायर इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमने निकाला था। अब देखिए बच्चे, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर मेरा रूट चढ़ेगा, और रूट चढ़ा तो इस रूट से ये स्क्वायर वाला खत्म हो गया, तो हमारा जो रिजल्टेंट बना E बराबर वो हो गया के पी बाई आर के पावर 3। लेकिन इस रूट से ये स्क्वायर खत्म हुआ, लेकिन इसके ऊपर तो मेरा रूट रह गया ना, तो इसलिए हमारा ये वाला इक्वेशन आया था। तो देखिए गाइस, हमारा आज का वीडियो खत्म हुआ। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किए इसका रीज़न भी बताइए। जो बच्चे नए थे उसे वो नीचे एन लिखिए, और समझ में आता है तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया तो नो लिख करके डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किए इसका रीज़न ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसको इम्प्रूव कर सके। और एक बात और, जो बच्चे मतलब अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, प्लीज़ उनकी मदद कीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, जिस जरिए से भी हो सकता है। क्योंकि देखिए गाइस, हम अकेला सबका मदद नहीं कर सकते हैं, सबको मिल के एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। आपको भी एक दूसरे का मदद करना पड़ेगा गाइस। आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स अलॉट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल।